गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए कोई डाउट्स किसी को? बताइए, कुछ पूछना है तो। लास्ट क्लास में भी डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर और उससे पहले मैंने आपको हार्ट बीट जनरेशन समझाया था। तो हमने ये समझा था एक तो कि हार्ट बीट कैसे बनती है, और दूसरा हमने फिर ये देखा कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। याद आया सबको? अब नेक्स्ट हमें देखना है हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और समझाऊंगी जिनके बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। तो देखो, लास्ट में मैं आपको एक बता के गई थी पल्स प्रेशर। पहली बात, मैं एक दो चीजें फिर से लिख रही हूँ। एक तो मैंने आपको बताया सिस्टोलिक बीपी, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस करता है उस समय बीपी होता है 120 mm ऑफ एच। दूसरा मैंने आपको बताया डायस्टोलिक, जब हार्ट के चेम्बर रिलैक्स हो जाते हैं तब कितना होता है 80 mm ऑफ एच। ये पढ़ा था हमने। और फिर मैंने आपको बताया पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। 120 minus 80 equal to 40 mm of H. तो ये हमने पल्स प्रेशर पढ़ा था 40 mm of H। याद आया? अब एम्स में ये शुरू हुआ था ट्रेंड। पहले वो क्वेश्चन पूछते थे मीन आर्टीरियल प्रेशर, मतलब बॉडी में जितनी आर्टरीज हैं उन सब में मिलाकर के एवरेज मीन प्रेशर कितना है, उसको निकालने का फॉर्मूला है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। लिखो अब ये फॉर्मूला, वही कंटिन्यू करना है, कोई नया टॉपिक नहीं शुरू हो रहा अभी। लिखो इसको, मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। हाँ जी, लिखा। अब जितनी मैंने चीजें बताई इनके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल लिखो। मैंने आपको पल्स प्रेशर, मेन आर्टीरियल प्रेशर सब बता दिया है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। What would be the systolic BP if pulse pressure is 60 mm of HT?
and mean arterial pressure is 100 mm of chest. करो कैलकुलेट, सब चीजें मैंने आपको दे दी हैं। सिस्टोलिक बीपी निकालना है अगर पल्स प्रेशर 60 है और मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 mm ऑफ एच है। हाँ जी, जिसका आंसर सबसे पहले निकले वो बताना क्या आंसर आया है। वन 140 किसने किया सबसे पहले जब निकाला आंसर? अन। चलो ठीक है, अब चेक करें सब लोग, 140 आया सबका आंसर। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल्स टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन में मीन आर्टीरियल प्रेशर 100 दिया है, डायस्टोलिक प्रेशर हमें पता नहीं, प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर हमें दिया हुआ है 60। हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर कितना आया? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 mm ऑफ एच। ये आ गया हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, एक फॉर्मूला यूज करके आ गया। अब पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर क्वेश्चन में कितना दिया, जनरली पूछेगा तो आप बोलोगे 40 mm ऑफ एच है, 120 माइनस 80। अदरवाइज देखें तो इस क्वेश्चन में पल्स प्रेशर दिया हुआ है 60, सिस्टोलिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना था और डायस्टोलिक प्रेशर हमने 80 कैलकुलेट किया। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना आया? 60 प्लस 80, ये आ गया 140 mm ऑफ एच। तो बताओ किस किस का आंसर सही आया? एक तो अन्य का आया और सब लोग चेक करेंगे, सबने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, आंसर क्या आया? सिस्टोलिक बीपी आ गया 140 mm ऑफ एचजी। ओके हिरल, गुड, आपका भी 140 आया, इशिता का भी 140 आया, वेरी गुड। तो समझ आया ये वाले न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। अब इसके साथ साथ एक और बात समझो, किताबों में ना एक चीज लिखी होगी, हार्ट बीट is almost same as that of ये एक स्टेटमेंट आपको कई जगह मिलता है, हार्ट बीट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ पल्स। देखो हमें भी याद यही रखना है, लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, जब डॉक्टर हार्ट बीट देखता है तो हार्ट में देखता है, और जब पल्स देखता है तो हमारा हाथ पकड़ता है, हाथ को ऐसे रखता है, अपनी उंगली रखता है हाथ के ऊपर और घड़ी देखता है कि 1 मिनट तक पल्स चेक करना। तो सुनो, one heartbeat is one rhythmic contraction and relaxation of all the 4 chambers of heart, वो है हार्ट बीट। ठीक है, पल्स क्या? पल्स का मतलब है, पल्स का मतलब हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो गया आर्टरीज में, आर्टीरियोल्स में,
तो जो आर्टरीज के अंदर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर जनरेट हुआ, जो एक हमारे आर्टरीज में फील होती है ना, धक 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 धक, वो जो आर्टरीज में फील होती है, खून गिर रहा है बार 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 बार, उसे पल्स कहते हैं। आर्टरी में जितना प्रेशर फील होता है उतना ही हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस में फील होता है। हार्ट भी 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्टरी में भी कॉन्ट्रैक्शन 72 बारी ही होगी 1 मिनट में, उसमें भी खून 72 बारी ही गिरेगा। तो अगर देखा जाए तो पल्स और हार्ट बीट ऑलमोस्ट सेम ही बात हो गई ना, लेकिन हार्ट बीट हमें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस बताती है और पल्स हमें आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शंस बताती है। समझ आया फर्क क्या है? तो लिखो, न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल के नीचे वही स्टार लगा के पॉइंट लिखो। हार्ट बीट इज ऑलमोस्ट सेम as that of pulse. Heartbeat is almost same as that of pulse. Next line में लिखो, but heartbeat is rhythmic contraction and relaxation. But heartbeat is rhythmic contraction and relaxation of the chambers of heart, and pulse is the rhythmic contraction, recorded on the walls of arteries. हाँ जी, देखो जरा ये न्यूमेरिकल और ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर हुई बातें? क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट चीजें जरा ध्यान से सुनोगे मेरी सब बातें, ये सब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक है स्ट्रोक वॉल्यूम, सुनना ध्यान से, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, बस सुनेंगे। एक हार्ट बीट का मतलब क्या है? हार्ट के चारों चेम्बर्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो देखो, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड देगा लंग्स को, और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड देगा बॉडी को। करते तो दोनों कंट्रैक्शन साथ में ही है ना, और दोनों एट्रिया साथ में कंट्रैक्ट करते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम सुनोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द, सुनना है सिर्फ, stroke volume is the volume of blood pumped by each ventricle in each heartbeat. हर एक हार्ट बीट में
जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हर एक वेंट्रिकल से जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड बॉडी में जाता है। तो अगर मैं एक हार्ट बीट का टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम देखूं बोथ वेंट्रिकल्स का, तो आंसर क्या आएगा? 140 ml। कितना आएगा? 140 ml। समझ आई कुछ बात? तो लिखो जरा स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, it is the volume of blood pumped by each ventricle. It is the volume of blood pumped by each ventricle in one heartbeat. किसकी रखी है? आपने लिखी। ये वाला में दूध था तो थोड़ा सा पानी मिला। रिपीट कर रही हूँ। It is the volume of blood pumped by each ventricle, pumped by each ventricle in one heartbeat, comma, this is about 70 ml of blood. This is about 70 ml of blood. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। It is the volume of blood pumped by each ventricle in each heartbeat. In each heartbeat, comma, this is about 70 ml for each ventricle. This is about 70 ml for each ventricle. Next line लिखना. So for both the ventricles, 140 ml of blood. So for both the ventricles, 140 ml of blood. चलो अब नेक्स्ट सुनोगे, फिर लिखोगे कार्डियक या हार्ट आउटपुट। सुनोगे फिर से। It is the volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute. देखो, एक हार्ट बीट में हर वेंट्रिकल से जो ब्लड आया उसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा, और ऐसी हार्ट बीट्स एक मिनट में 72 होती हैं। तो 72 बारी में टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना हर एक वेंट्रिकल से निकला उसे कार्डियक आउटपुट या हार्ट आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखना, पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको मान लो शॉर्ट में मैं CO लिख रही हूँ,
तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, हार्ट रेट कितना है 72 बीट्स पर मिनट, मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स आएगा। लिखो, पहले लिखो, फिर एक चीज बताती हूँ। लिखो कार्डियक आउटपुट या हार्ट आउटपुट। फुल फॉर्म में लिखोगे आप लोग, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle. It is the volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute. Pumped by each ventricle in 1 minute. लिखो फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सेवेंटी ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट, कैलकुलेट करके 5 लीटर्स। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू 5 लीटर्स। अब जरा मुझे सोच के बताओ कोई एक जना कि अगर एक वेंट्रिकल का 5 लीटर्स है तो दोनों वेंट्रिकल का कितना होगा। सोचो, एक वेंट्रिकल का 5 लीटर्स है तो दोनों वेंट्रिकल्स का मिला के कितना होगा। सोचो सोचो, पहले आप लोग सोचोगे फिर ही मैं बताऊंगी। टेन लीटर्स होगा ना किया, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल हमारी बॉडी में खून होता कितना है 5 लीटर। 5 लीटर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल से 10 लीटर निकले। हाउ इज इट पॉसिबल। आंसर 5 लीटर्स ही रहेगा। देखो यहां से 70 ml करके कितनी बारी गया 72, तो जाकर यहाँ से 5 लीटर्स निकला ना। और जो 70 ml यहाँ से लंग्स में गया वही लंग्स से यहाँ आया, वही आया, और यही तो है जो बॉडी में गया 70 ml। तो वही 70 ml ब्लड तो घूम फिर के यहाँ से ऐसे जा रहा है और फिर ये बॉडी से घूमकर वापस इधर आ जाता है, फिर इधर, तो रास्ता तो वही चलता रहेगा। तो 70 इंटू 72 यानी कि 5 लीटर इधर से गया, लेकिन कितनी बारी में 72 बारी में, और घूम फिर के खून वही है। और वैसे ही यहाँ से 70 ml करके 72 बारी में गया, तो खून वही है, बस वो घूम रहा है इधर से उधर, तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। समझ आई कुछ कहानी। तो इसीलिए 5 लीटर्स फ्रॉम ईच वेंट्रिकल ही रहेगा आंसर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। करेंगे सब लोग कैलकुलेट। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट of an individual, what would be the heart rate of an individual if stroke volume is 100 ml। हाँ जी, कैलकुलेट करो, हार्ट रेट निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है
और कार्डियक आउटपुट नहीं दिया तो आप मान के चलोगे 5 लीटर्स है। निकालेंगे सब लोग। भाई 20 और 0.05 हार्ट रेट कैसे हो सकता है, सोचो जरा। दिमाग का यूज किया जाए। कार्डियक आउटपुट कितना है? हाँ जी ना किया, सही है। कार्डियक आउटपुट है 5000 ml या 5 लीटर्स। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 100 ml। हार्ट रेट निकालना है। ये किया डिवाइड, हार्ट रेट कितना आ गया? 50 बीट्स पर मिनट। समझ आई कुछ बात? 5 लीटर्स को 5000 ml में कन्वर्ट कर लेना है। 5 लीटर से क्यों सॉल्व करने बैठ गए? क्लियर हुआ सबको? चलो अब एक और चीज सुनोगे, एक और जिससे न्यूमेरिकल आ सकता है। नया सुनो, एक है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV। सुनोगे ध्यान से। हार्ट में से हमारे लिए चारों चेम्बर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेम्बर ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड यही पंप करके आगे भेजता है। ठीक है, तो मैं कोई भी लिख दूं, ईच वेंट्रिकल या वन ऑफ द वेंट्रिकल्स, कुछ भी बोलूं, लेकिन हम ज्यादातर सेंटेंसेस अपने डेफिनेशंस लेफ्ट वेंट्रिकल की बेसिस पे बना लेते हैं। देखो, एंड डायस्टोल मतलब पूरी तरह से जब हार्ट के चेम्बर्स रिलैक्स हो गए तब एंड हो गया। डेफिनेशन सुनना मैं क्या लिख रही हूँ, सिर्फ सुनो अभी। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड present in each ventricle या left ventricle at the end of diastole। जब ये वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, मान लो ये फुली रिलैक्स्ड है, इस समय हर एक वेंट्रिकल में, चाहे मैं राइट या लेफ्ट किसी की भी बात करूं, या मैं स्पेसिफिकली लेफ्ट की बात करूं कि मुझे उसकी ज्यादा चिंता है, उस समय इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसे EDV कहते हैं। ये EDV EDV 130 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, 130 ml ऑफ ब्लड होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। समझ आई कुछ बात? अब एक और चीज समझो, एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा फिर। दूसरा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल का मतलब क्या बताया था?
contraction. देखो अब मान लो ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, देख रहे हो साइज पहले बड़ा था जब रिलैक्स था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड। अब आप कहोगे मैम फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड में अभी भी आपने जगह क्यों दिखाई है, क्योंकि आपको याद रखना है फुल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि 100% हार्ट पिचक गया। अगर हार्ट पूरा पिचक गया फिर कभी इन्फ्लेट हो ही नहीं पाएगा। तो जब फुल कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद भी जो खून हर एक वेंट्रिकल में बचता है, मतलब अगर इसने 130 ml भरा था तो पूरा 130 ml ये खाली करने वाला नहीं है, कुछ अपने पास हमेशा बचाएगा। तो देखो डेफिनेशन, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड present in each ventricle या left ventricle at the end of systole. ESV equal to 60 ml of blood. अब जरा खुद सोचो हाँ जी देखो खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मैंने पूरा चेम्बर ऐसे भरा, इसे कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने इतना खाली करा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद इतना भी भरा हुआ है तो ये इसमें 60 ml है, पहले 130 था, तो जो मैंने दबा करके रिलीज किया उसी का नाम तो मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला है, जिसको मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल आउट इन ईच हार्ट बीट। तो ये भरा, ये रख लिया, तो जो छूट रहा है ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला हमें पता चल गया। अभी चलना हो गया, चलो पहले ये लिखो, दोनों डेफिनेशंस लिखो पहले, फिर लिखती हूँ आगे। ये दोनों लिखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का डेफिनेशन राइट डाउन। हाँ जी लिखा सबने, दोनों डेफिनेशंस लिखो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम।
हाँ जी, डन। अब लिखो उसके नीचे, वहीं पर लिखो आप लोग, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू EdV माइनस ESV। Stroke volume equal to EdV and diastolic volume minus ESV। लिखा? अब एक क्वेश्चन लिखो। What would be the heart rate if EdV is 160 ml, ESV what would be the heart rate if end diastolic volume is 160 ml, ESV is 40 ml, and cardiac output is 5 liters. निकालो. What would be the heart rate if EdV is 160 ml, ESV is 40 ml, and cardiac output is 5 liters? निकालो आंसर. हाँ जी, निकला? आंसर आया सबका? स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला पहले? स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EdV माइनस ESV, यानी के 160 माइनस 40 ml, यानी के स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया? 120 ml। आ गया? अब कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, 5000 इक्वल टू 120 इनटू हार्ट रेट। 5000 डिवाइडेड बाय 120 कितना आया? अप्रॉक्स निकालो। अप्रॉक्स कितना आ गया हार्ट रेट? 41-42 हार्ट बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट है 41-42 बीट्स पर मिनट अप्रॉक्स वैल्यू। समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है?
हाँ जी, सब न्यूमेरिकल्स देखो एक बार, मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, अच्छे से देखो, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी बच्चे, देखा सब? चलो फिर अब आगे चलते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने जनरेशन ऑफ हार्ट बीट कर लिया था, अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी लिखो, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात देखो, although human heart is myogenic and auto-rhythmic in nature, ठीक है, although human heart is myogenic and auto-rhythmic in nature, but still it is regulated by autonomic nervous system.
ऑफ मेडुला ऑफ ब्रेन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अभी तक हम बड़ा कहते आए कि हमारा हार्ट तो मायोजेनिक है, अपना मसल, हार्ट का मसल खुद ही हार्ट बीट जनरेट कर लेता है और खुद ही अपना रिदम भी मेंटेन कर लेता है। बट अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये सब वो खुद करता तो है, लेकिन उसको ब्रेन से रेगुलेशन चाहिए। ब्रेन के कौन से हिस्से से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन में मेडुला का हिस्सा होता है। तो मेडुला पार्ट ऑफ ब्रेन के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन से हार्ट अपना मसल से जनरेशन करता है और अपना रिदम मेंटेन करता है। मतलब हार्ट को भी ब्रेन की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। समझ आई कुछ कहानी? तो देखो, सुनोगे ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। चलो पहले लाइन लिखेंगे सब लोग। Although human heart is myogenic and autorhythmic in nature, but still it is regulated by autonomic nervous system of medulla of brain. Autonomic nervous system of medulla of brain. चलो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आ गया हमारे हार्ट का ऐसे नोट, यही नेचुरल पेस मेकर है। लेकिन इसके ऊपर दो नर्व्स आती हैं, एक पैरासिम्पथेटिक और एक सिंपथेटिक। याद आ रहा है? नाम मैंने पहले भी लिया है। तो सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। मैंने खुद आपको एक स्टेटमेंट लिखाई है, मैं फिर लिखाऊंगी अभी यहाँ पर। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है कि ऐसे नोट जनरेट्स 70 to 75 बीट्स पर मिनट which is required for the normal functioning of heart। ऐसा एनसीईआरटी लिखता है। बट एनसीईआरटी एक और बात लिखता है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस parasympathetic nerve reaches SA node and releases acetylcholine neurotransmitter, due to which heartbeat is brought to normal beating। अब एनसीईआरटी ने दो बातें लिख दी अलग अलग। अगर हर वक्त जिस दिन से हमारा हार्ट काम कर रहा है उस दिन से हमारे एसए नोड के ऊपर पैरासिम्पथेटिक नर्व आकर एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रही है और उस दिन से वो उसके हार्ट रेट को कम कर रही है। मतलब अगर एसए नोड ने 75 बीट्स पर मिनट बनाए तो पैरासिम्पथेटिक उसे कम करके 60 पे ले आती है, जैसा एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है, कम कर देती है। तो 60 बीट से तो अपना काम ही नहीं चलेगा, हमें तो बीट ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स इस चीज में कुछ लोचा है, एनसीईआरटी ने गलत लिखा है, या मैं कहूँ एनसीईआरटी ने उसे ठीक से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में हमारा एसए नोड जनरेट करता है 100 बीट्स पर मिनट, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है? 70 से 75 पर मिनट। तो 100 बीट्स पर मिनट को कम करके 70 से 75 तक लाना जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट हमारा है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस parasympathetic nerve reaches SA node and brings the heartbeat down to about 70 to 75 beats per minute। ये नॉर्मल एक्टिविटी। और अगर कभी कभार मैंने कोई मेंटल स्ट्रेस लिया, फिजिकल वर्कआउट किया,
भाग दौड़ की, मैं डर गई, मेरा इंटरव्यू है, कुछ भी ऐसा रीजन, उस केस में कभी कभार अंडर कंडीशंस अदर देन नॉर्मल ये सिंपैथेटिक नर्व आएगा, और सिंपैथेटिक नर्व आकर के ऐसे नोड पे रिलीज करेगा एड्रेनलिन, और तब हार्ट रेट बढ़ेगा कभी कभी जब हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ आई कुछ कहानी? तो ये जो कहानी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, ये मैं अभी आपको अलग से लिखाऊंगी। उससे पहले हम लिखना शुरू करेंगे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में। लिखो, when parasympathetic nerve reaches SA node of heart, when parasympathetic nerve reaches SA node of heart. Next, this nerve releases neurotransmitter acetylcholine. This nerve releases neurotransmitter acetylcholine. This decreases heart rate and decreases blood pressure. When parasympathetic nerve reaches SA node of heart, this nerve releases neurotransmitter acetylcholine. This decreases heart rate and decreases BP. चलो अब एक और चीज सुनोगे इसके साथ साथ, एक दूसरा फ्लो चार्ट। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये एक तरह का पहला मैसेज लेके आते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते अपने मैसेज लेने के लिए। उससे आगे जो मैसेजेस ले जाते हैं उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, सुनोगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिलीजेस एसिटाइलकोलिन, ये है प्राइमरी मैसेंजर। इसने मैसेज लाके छोड़ दिया। इसके मैसेज जो छोटे छोटे चीज तक पहुंचाता है वो इंड्यूसेस CGMP। इसके फुल फॉर्म है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। उतना हमें याद नहीं रखना, ये इसका सेकेंडरी मैसेंजर है। और ये हार्ट रेट कम करवाएगा, ये डिक्रीजेस हार्ट रेट, डिक्रीजेस बीपी एंड डिक्रीजेस द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स। ये सारे काम करेगा। मतलब जो हार्ट की दीवार के मसल्स हैं उनका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करेगा, तभी हार्ट रेट कम होगा, बीपी कम होगा। तो अगर आपसे इन केस ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, ये पूछ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सेकेंडरी मैसेंजर कौन है,
तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, वो है CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, बनाओ ये दूसरा फ्लो चार्ट। पैरासिम्पथेटिक नर्व, पैरासिम्पथेटिक नर्व रिलीजेस एसिटाइलकोलिन, ब्रैकेट में प्राइमरी मैसेंजर, उसके आगे लिखो इंड्यूसेस CGMP, फिर से ब्रैकेट में सेकेंडरी मैसेंजर। फिर ये एरो डाल के लिखना मैम व्हाट इज इसके नीचे, सेंटेंस आफ्टर पैरासिम्पथेटिक नर्व? रिलीजेस एसिटाइलकोलिन, ACH इज एसिटाइलकोलिन, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्राइमरी मैसेंजर। फिर लिखोगे इसके नीचे इंड्यूसेस CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, बट फुल फॉर्म यू रियली डोंट नीड दैट, बस ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी मैसेंजर। और फिर एरो डाल के फिर से लिखो एक बार, दिस डिक्रीजेस हार्ट रेट, this decreases heart rate, comma, decreases BP, decreases BP, and decreases the force of contraction, and decreases the force of contraction of heart muscles, and decreases the force of contraction of heart muscles. फिर से बोल रही हूँ, decreases heart rate, comma, decreases BP and decreases the force of contraction of heart muscles, and decreases the force of contraction of heart muscles, and decreases the force of contraction of heart muscles. ठीक है, अब जैसे वो लिखा था पैरासिम्पथेटिक, सेम लिखेंगे, when sympathetic nerve reaches SA node of heart, when sympathetic nerve reaches SA node of heart, arrow, it releases neurotransmitter adrenaline. This increases heart rate. This increases heart rate and increases BP. This increases heart rate and increases BP. लिखेंगे सब लोग,
When sympathetic nerve reaches SA node of heart, it releases neurotransmitter adrenaline. This increases heart rate and increases BP. अब सेम हमें सिंपैथेटिक नर्व का सेकेंडरी मैसेंजर भी याद रखना है, और याद रखना जो चीज ये आज बता रही हूँ ये हर जगह अप्लाई होगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सेकेंडरी मैसेंजर कौन याद कर लिया हमने? CGMP। अभी कहीं भी पूछ रहे किसी भी कंटेक्स्ट में यही रहेगा। और सिंपैथेटिक नर्व का होता है CAMP। तो लिखो sympathetic nerve releases adrenaline, primary messenger. This induces CAMP, cyclic adenosine monophosphate, secondary messenger. Sympathetic nerve releases adrenaline, primary messenger. This induces CAMP, secondary messenger. This induces CAMP. अब इसके नीचे लिख लो, this increases heart rate, increases BP, and increases force of contraction of heart muscles. This increases heart rate, increases BP, and increases force of contraction of heart muscles. लिखा सब लोगों ने? अब इसके नीचे एक नोट लिखवा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लिखो, एक नोट लिखो। Number 1, as per NCERT, as per NCERT, SA node generates 70 to 75 beats per minute. As per NCERT, SA node generates 70 to 75 beats per minute.
का नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट। actually essay node generates about 100 beats per minute. Essay node generates about 100 beats per minute, comma, which are brought down to 70 to 75 beats per minute, which are brought down to 70 to 75 beats per minute. Comma, by parasympathetic nerve, which are brought down to 70 to 75 beats per minute by parasympathetic nerve under normal conditions. Actually, SA node generates 100 beats per minute, which are brought down to 70 to 75 beats per minute, comma, by parasympathetic nerve under normal conditions. थर्ड पॉइंट लिखो नोट में, in conditions other than normal, comma, sympathetic nerve in conditions other than normal, sympathetic nerve has a role in increasing heart rate. In conditions other than normal, sympathetic nerve has a role in increasing heart rate. ये अभी हमने डिस्कस करा न्यूरल रेगुलेशन, इसको अच्छे से देखो, फिर इसके बाद आपको बताऊंगी हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छे से देखो न्यूरल रेगुलेशन।
हाँ जी, अब बताऊं हार्मोनल रेगुलेशन। यशिका, ये एप्स सिर्फ आपका हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कहेंगे आप स्ट्रेस में हो, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग कि आप फिजिकल स्ट्रेस में हो या मेंटल स्ट्रेस में। अगर आप दौड़ रहे हो तो एक तरह का बॉडी आपको फिजिकल स्ट्रेस का ही इंडिकेशन देगा। दे आर जस्ट रिलाई ऑन हार्ट रेट। हाँ जी, तो अब हमने न्यूरल रेगुलेशन पढ़ लिया। अब लिखो हार्मोनल रेगुलेशन। हाँ जी, सुनोगे ध्यान से। अभी हम आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स वाला चैप्टर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर। उसमें हम एक ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड का एक हिस्सा होता है एड्रिनल मेड्यूला। बीच वाले हिस्से को मेड्यूला कहते हैं। सुनना, द एड्रिनल मेड्यूला। सुनोगे अभी सिर्फ, द एड्रिनल मेड्यूला ऑफ adrenal gland secretes two hormones which increase heart rate whenever required. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो हार्ट रेट को कम करे। दो हार्मोन्स बनते हैं एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से, और ये दोनों हार्ट रेट को बढ़ाते हैं जब भी जरूरत होगी। पहला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा कौन सा है? नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को इन जनरल कैटेकोलामीन्स भी कहते हैं। लिखो, हार्मोनल रेगुलेशन में the adrenal medulla of adrenal gland secretes two hormones which increase heart rate whenever required. पहला हार्मोन है एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को कॉमनली कैटेकोलामीन्स कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन तो दिमाग में क्या आएगा, अभी तो मैम ने कहा कि एड्रिनलिन एक वो है न्यूरोट्रांसमीटर। अब मैम कह रही है कि एड्रिनलिन एक हार्मोन है। एड्रिनलिन एक केमिकल है, अगर उसे न्यूरॉन ने सिक्रीट किया तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और अगर उसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड में रिलीज किया तो वो एक हार्मोन है। So depending upon source, it can act as a neurotransmitter as well as it can act as a hormone. दोनों में अगर कंपैरिजन करें, नॉर एपिनेफ्रिन थोड़ा बहुत हार्ट रेट बढ़ा सकता है, मतलब 75 से बढ़ाकर 80, 85, 90 तक कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ाना है, 100, 120, 140 बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो एड्रिनलिन ही ऐसा काम करेगा। सो एफिशिएंसी या मैं कहूँ पोटेंसी किसकी ज्यादा है? एड्रिनलिन। तो एक स्टेटमेंट लिख दोगे, द पोटेंसी ऑफ एड्रिनलिन
is much more than noradrenaline. The potency of adrenaline is much more than noradrenaline. हाँ जी, लिखा सबने? समझ आया? हमने रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट पढ़ा, न्यूरल और हार्मोनल। दिखा रही हूँ। लिखा सबने? चलो अभी क्वेश्चन लिखो। Which of the following hormone can decrease the heart rate? लिखो क्वेश्चन। Which of the following hormone can decrease the heart rate? लिखो। पहला ऑप्शन एड्रीनलिन, दूसरा ऑप्शन नॉर एड्रीनलिन, तीसरा ऑप्शन एसिटाइल कोलिन और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन डिक्रीज द हार्ट रेट? पहला ऑप्शन एड्रेनलिन, दूसरा नॉर एड्रेनलिन, तीसरा एसिटाइल कोलिन और फोर्थ नन ऑफ दिस। हाँ जी, बताएगा कौन आंसर? आंसर हीरल ने बिल्कुल सही बताया। आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्या बताया, ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो हार्ट रेट को कम कर सके। दोनों हार्मोन्स यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों हार्मोन्स ही हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, कम करने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, समझ आया सब लोगों को आंसर? किस किस ने आंसर एसिटाइल कोलिन सोचा था? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन नहीं है वो। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ उस फॉर्म में आकर के हार्ट रेट कम कर सकता है, हार्मोन की तरह वो एक्ट करता ही नहीं है।
ठीक है, अब एक चीज सुनो, एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया, मैरीज लॉ। मैरीज लॉ कहता है ब्लड प्रेशर is inversely related to heart rate. Under ideal conditions. देखो, इस मैरीज लॉ को आज तक हम प्रूव नहीं कर पाए हैं। ये मैरी ने क्या कहा, इसने कहा बीपी बढ़ेगा तो हार्ट रेट कम होगा एंड वाइस वर्सा। आप कहोगे मैम अभी तो आपने पढ़ाया कि पैरासिम्पथेटिक नर्व हार्ट रेट और बीपी को कम करता है और सिंपैथेटिक नर्व हार्ट बीट और बीपी को बढ़ाता है। इसने उल्टी बात की, लेकिन साथ में कहा ये तब होगा जब कंडीशंस आइडियल होंगी। अब इसकी आइडियल कंडीशन सुनो, इसने कहा कि इंसान के ऊपर आसपास के एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना कुछ सोच रहा होगा, ना कुछ बोल रहा होगा, ना उस पर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा, ना उसमें इमोशंस होंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, तो वो इंसान का बीपी और हार्ट रेट इनवर्स रिलेशन में रहेगा। अब ये खुद जरा मुझे सोच के बताओ, क्या ये कंडीशंस एक इंसान के लिए पॉसिबल है? और क्योंकि एक इंसान में पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए इन कंडीशंस को आइडियल कंडीशंस, क्योंकि ये एक इंसान में पॉसिबल ही नहीं है कि वो कुछ सोचे नहीं, कुछ इमोशंस ना हो, आसपास के लोगों से उसे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा इंसान कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इंसान को तो हम कहते ही सोशल एनिमल है, इसीलिए ये लॉ नॉर्मल फिजियोलॉजी में कहीं फिट होने वाला नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर लॉ पूछ लिया तो आपको जवाब पता है, अदरवाइज आप जानते हो ये कंडीशंस आइडियल है। तो लिखो, लिख दो बस ऐसे ही, अकॉर्डिंग टू मैरीज लॉ ब्लड प्रेशर इज indirectly proportional to heart rate. Blood pressure is indirectly proportional to heart rate under ideal conditions. Under ideal conditions. हाँ जी, अब बताओ मुझे, कोई डाउट किसी को? सब लोग देखेंगे आज की क्लास में, कोई डाउट? नहीं मानसी, मेडिटेशन करने की हम ऐसा कोशिश करते हैं, बट वी कैन नेवर रीच एन आइडियल सिचुएशन। वी आर ह्यूमंस, वी आर सोशल एनिमल्स। हम कभी अपनी हर चीज पर कंट्रोल ला ही नहीं सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर हम ऐसा कर लें तो हम ह्यूमन ही नहीं रहेंगे। Meditation is just an effort to soothe your calm, but actually it doesn't happen ever. उसने वो मैरीज लॉ ने कैसे आइडियल कंडीशंस क्रिएट करी, उसने किसी को समझाया थोड़ा ना, बस उसने लॉ पास कर दिया। बेसिस क्या था वो किसी को पता ही नहीं है। हाँ जी, तो कोई डाउट नहीं है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में, अब हमने आज हार्ट का सब कुछ जितना भी था कहानी खत्म कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और फिर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन आई एम एंडिंग द सेशन, बाय बाय।